गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं क्लास 11th BST के लिए आज का जो टॉपिक है वो हमारे साझेदारों के प्रकार। पहले हमने साझेदारी के प्रकार पढ़े थे, उसके गुण और दोष। आज हम पढ़ेंगे वो साझेदारों के प्रकार। साझेदारों के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। पहला है सक्रिय साझेदार, दूसरा है निष्क्रिय साझेदार, तीसरा है गुप्त साझेदार, नाममात्र साझेदार, विलंबक साझेदार और प्रतिनिधि साझेदार। सबकी हम अलग अलग परिभाषा पढ़ेंगे। तो पहला है सक्रिय साझेदार, ऐसा साझेदार जो साझेदारी में क्या लगाता है? पूंजी लगाते हैं, लाभ हानि प्राप्त करते हैं, संस्था में संचालन में जो सक्रिय भूमिका निभाते हैं, सक्रिय भूमिका निभाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? और उनका जो दायित्व होता है वह दायित्व कैसा होता है? असीमित होता है, उसको हम कहते हैं सक्रिय साझेदार। ऐसे साझेदार जो व्यवसाय के अंतर्गत यानी साझेदारी के अंतर्गत पूंजी लगाते हैं, लाभ हानि प्राप्त करते हैं, संचालन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, प्रबंध करते हैं और उनका दायित्व कैसा होता है? असीमित होता है, उसको हम कहते हैं सक्रिय साझेदार। दूसरा है निष्क्रिय साझेदार, जो संस्था के अंतर्गत पूंजी लगाते हैं, अन्य साझेदारों की भांति पूंजी लगाते हैं, लाभ हानि प्राप्त करते हैं, दायित्व उनका कैसा होता है? असीमित होता है, लेकिन जो भूमिका निभाते हैं वह भूमिका उनकी जैसे होती है सक्रिय नहीं होती है, दिन प्रतिदिन में कार्य नहीं करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? निष्क्रिय साझेदार। एक बार बोलना है, ऐसे साझेदार जो क्या करते हैं? अन्य साझेदारों की भांति पूंजी का विनियोग करते हैं, लाभ हानि में हिस्सा लेते हैं, असीमित दायित्व सहन करते हैं, परंतु व्यवसाय में सक्रिय भूमिका नहीं निभाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? निष्क्रिय साझेदार कहते हैं। तीसरा देखिए गुप्त साझेदार, ऐसे साझेदार जिसके फर्म के साथ संबंध कैसा होता है? जो फर्म के साथ जो संबंध होता है, जो संबंध होता है वह संबंध आम जनता को उसकी जानकारी नहीं होती है, उसको हम कहते हैं गुप्त साझेदार। जिससे फर्म का जो संबंध होता है साझेदार से वो आम जनता को उसकी जानकारी नहीं होती है, उसको हम कहते हैं गुप्त साझेदार। ये भी क्या लगाते हैं? संस्था में क्या लगाते हैं? अन्य साझेदारों की भांति पूंजी लगाते हैं, लाभ हानि प्राप्त करते हैं और इनका दायित्व कैसा होता है? असीमित होता है, उसको हम कहते हैं गुप्त साझेदार कहते हैं। ऐसा साझेदार जिसका संबंध आम जनता को जानकारी नहीं होती है, सिर्फ इस विशेषता को छोड़कर अन्य सभी विशेषताएं जो अन्य साझेदारों में होती हैं, पूंजी लगाते हैं, लाभ हानि वहन करते हैं और उनका दायित्व कैसा होता है? असीमित होता है, उसको हम कहते हैं गुप्त साझेदार। अब देखिए नाम मात्र का साझेदार। नाम मात्र का साझेदार ऐसा साझेदार जो न तो पूंजी लगाते हैं, न लाभ हानि में हिस्सा लेते हैं, न व्यवसाय के संचालन में कोई भूमिका निभाते हैं, सिर्फ अपनी साख का प्रयोग करने देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? नाम मात्र का साझेदार। क्या करते हैं? न तो पूंजी लगाते हैं, न लाभ हानि प्राप्त करते हैं और न ही सक्रिय रूप से क्या करते हैं? भूमिका निभाते हैं, सिर्फ अपने नाम या अपने व्यक्तिगत साख का क्या करने देते हैं? प्रयोग करने देते हैं, उसको हम कहते हैं नाम मात्र का साझेदार। ये हो गए हमारे 4 साझेदार। अब देखिए 5वां है विबंधन साझेदार। ऐसा साझेदार जो क्या करता है? ऐसे साझेदार जो किसी आचरण से, व्यवहार से उसे क्या बनाया जाता है? फर्म का क्या बनाया जाता है? साझेदार बनाया जाता है, उसको हम कहते हैं विबंधन साझेदार। या यूं कह सकते हैं कि अन्य साझेदारों से आभास हो जाता है कि ये कंपनी का साझेदार, फर्म का साझेदार है, तो उससे या आचरण या व्यवहार से उसे क्या बनाया जाता है? साझेदार बनाया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? विबंधन साझेदार। ऐसे साझेदार फर्म के ऋणों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी
होता है तो वो हो जाता है हमारा विबंधन। फर्म के जितने भी ऋण होते हैं उन ऋणों का भुगतान करने में उसका क्या होता है, उत्तरदायी होता है, उसको हम कहते हैं विबंधन। लास्ट हमारा प्रतिनिधि साझेदार, वह व्यक्ति होता है जो जानबूझकर फर्म में अपने नाम का प्रयोग करने देता है या अपने आप को उसका प्रतिनिधि मानने देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिनिधित्व साझेदार कहते हैं। ऐसा साझेदार वास्तव में साझेदार नहीं होता है तथा ये उत्तरदायी से मुक्त होना चाहता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिनिधि। जो जानबूझकर क्या करता है, जो जानबूझकर, ऐसा व्यक्ति जो जानबूझकर फर्म में अपने नाम का प्रयोग करने देता है, जो वास्तव में साझेदार नहीं होता है लेकिन ऋणों के प्रति इसका भी क्या होता है, प्रतिनिधित्व होता है। उस संस्था को प्रतिनिधि के रूप में मानने वाले को क्या कहते हैं, हम प्रतिनिधित्व साझेदार कहते हैं। तो ये है हमारे साझेदारों के प्रकार। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है साझेदारी सल्लेख, यानी साझेदारी सल्लेख क्या होता है, इनमें किन किन बातों को शामिल किया जाता है वो पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि साझेदारी जो होती है वो किस पर आधारित होती है, अनुबंध पर आधारित होती है, समझौते पर आधारित होती है। साझेदारी जो है वह अनुबंध या समझौते पर आधारित होती है। और अनुबंध जो होता है वह कैसा होना चाहिए, लिखित होना चाहिए या मौखिक होना चाहिए। अगर मौखिक होता है तो वहां पर किसकी संभावना होती है, मतभेद की संभावना होती है। इसीलिए साझेदारी में कैसा होना चाहिए, लिखकर बताना चाहिए, यानी लिखित होना चाहिए, ताकि क्या हो, इस मतभेद की वहां पर संभावना ना हो और वो क्या हो, हमारे लिए एक प्रूफ के रूप में वहां पर वो कार्य हो जाता है। तो उसके अंतर्गत जो ये लिखित समझौता तो होता है, उसके अंतर्गत निम्न बातों का उल्लेख होता है, तो उसको हम कहते हैं साझेदारी सल्लेख कहते हैं। तो साझेदारी सल्लेख का अर्थ ये हुआ कि साझेदारी अनुबंध पर आधारित होती है। अनुबंध लिखित या मौखिक भी हो सकता है। अनुबंध जो होता है, क्योंकि मौखिक अनुबंध से तो क्या होता है, आपसी मतभेद होने की संभावना होती है, इसलिए व्यक्ति को लिखकर अपनी बातों को प्रकट करना चाहिए, यानी लिखित समझौता होना चाहिए। और इस लिखित के अंतर्गत, सल्लेख के अंतर्गत जो लिखी हुई बातें होती है, जो शर्तें होती है, जो नियम होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, साझेदारी सल्लेख कहते हैं। तो साझेदारी सल्लेख के अंतर्गत जिन बातों को शामिल किया जाता है, जिन शर्तों को शामिल किया जाता है, वो शर्त कौन कौन सी है वो हम पढ़ेंगे। तो पहला है हमारे पास फर्म का नाम। नाम व पता। साझेदारी सल्लेख के अंतर्गत फर्म का नाम और पता स्पष्ट रूप से लिखा हुआ होना चाहिए। फर्म का नाम किसी, इसमें भी निम्न बातों को ध्यान में रखा जाता है कि फर्म का जो नाम होता है वह अन्य फर्म से मिला हुआ नहीं होना चाहिए, अन्य साझेदारी फर्म से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। दूसरा, विद्यमान फर्म से मिलता जुलता, जो भी विद्यमान है उस फर्म से मिलता जुलता भी नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ उस फर्म का पता वो किस स्थान पर है उसका भी इसके अंतर्गत लिखा जाना होना चाहिए। नाम ऐसा नहीं हो कि अन्य व्यक्ति को क्या दे, नाम ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अन्य व्यक्ति को कैसा लगे कि धोखा देने वाला। तो एक साझेदारी सल्लेख के अंतर्गत जो फर्म का नाम दिया जाता है वो स्पष्ट होना चाहिए, अन्य साझेदारी फर्म से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, धोखे में रखने वाला नहीं होना चाहिए, विद्यमान फर्म से मिलता हुआ जुलता नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ उसका जो स्थान और पता है वो स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। सेकंड देखिए हमारा, सेकंड है हमारा साझेदारों के नाम व पते। जिस प्रकार फर्म के नाम लिखे जाते हैं, फर्म का नाम लिखा जाता है, उसी प्रकार उस साझेदारी फर्म के अंतर्गत कितने साझेदार काम कर रहे हैं उसका स्पष्ट होना भी आवश्यक है। तथा साथ ही साथ इसमें ये होना चाहिए कि साझेदारों के पते भी उसके अंतर्गत लिखे हुए होने चाहिए। नाम के साथ साथ क्या होने चाहिए, पते होने चाहिए। फिर आगे देखिए, तीसरा है साझेदारी की अवधि। साझेदारी कितनी अवधि की है उसका स्पष्ट रूप से भी उल्लेख होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये लिख देना चाहिए कि समय
निश्चित समय के लिए मिली या किसी कार्य को पूरा करने के बाद ऐच्छिक साझेदारी है या सीमित साझेदारी है, कैसी साझेदारी है, उसका यहाँ पर उल्लेख होना भी आवश्यक है। चौथा है व्यापार का क्षेत्र। साझेदारी संलेख के अंतर्गत व्यापार का क्षेत्र भी होना चाहिए। स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए कि व्यापार का क्षेत्र कैसा है, स्थानीय है, राष्ट्रीय है या अंतरराष्ट्रीय है, कैसा है, उसके बारे में स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। फिर देखिए पांचवा हमारा पॉइंट है साझेदारों द्वारा दी जाने वाली पूंजी। साझेदारों द्वारा दी जाने वाली पूंजी, कौन कौन साझेदार कितनी पूंजी दे रहा है, उसका भी इस साझेदारी संलेख के अंतर्गत क्या होना चाहिए, उल्लेख होना चाहिए। पूंजी का अनुपात क्या है, उसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इसके बारे में भी उल्लेख होगा। भाई कितना साझेदार कितनी पूंजी लगाएगा, कितनी पूंजी दे रहा है तथा उस पर कितना ब्याज दे रहा है, उस संबंधी उसके अंतर्गत उल्लेख होना साझेदारी के अंतर्गत। अगला देखिए लाभ हानि का अनुपात। साझेदारी संलेख के अंतर्गत लाभ हानि का अनुपात कितना होगा, इसका भी स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। किस अनुपात में किया जा रहा है, पूंजी के अनुपात में किया जा रहा है या निश्चित अनुपात में किया जा रहा है या किस अनुपात में विभाजन किया जा रहा है या योग्यता के अनुसार किसके अनुसार दिया जा रहा है, उसका स्पष्ट उल्लेख इसके अंतर्गत होना चाहिए। फिर है साझेदारों का कमीशन। साझेदारी संलेख के अंतर्गत साझेदारों को कितना कमीशन दिया जा रहा है, उसके बारे में भी, भाई वेतन तो दिया जा रहा है, वेतन के अंतर्गत कितना कमीशन दिया जा रहा है, उसका भी क्या होना चाहिए, उल्लेख स्पष्ट होना चाहिए। आहरण, व उस पर ब्याज, आहरण यानी निजी प्रयोग को कितना किया जा रहा है, उसके लिए आहरण का मतलब अपना अकाउंटेंसी में भी पढ़ा था कि आहरण यानी निजी प्रयोग के लिए, निजी आवश्यकताओं के लिए कितना आपने पूंजी दी और उस पर कितना ब्याज दिया जा रहा है, उसका इसके अंतर्गत क्या होना चाहिए, स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। फिर है आगे आपके अगला पॉइंट साझेदारी संलेख के अंतर्गत अगला है साझेदारों की प्रवेश, अवकाश ग्रहण और हटाए जाने वाले संबंध। साझेदारों के प्रवेश, कब प्रवेश कर रहे हैं, उसकी तिथि, अवकाश, कब अवकाश ले रहा है उसकी, और हटाए जाने वाले साझेदारियों के प्रवेश की, अवकाश ग्रहण करने की तथा हटाए जाने वाले जितने भी शर्तें हैं उन शर्तों का इसके अंतर्गत क्या होना चाहिए, उल्लेख होना चाहिए। फिर है साझेदारों में खाता पुस्तकों का अंकेक्षण हो रहा है तो उसका उल्लेख, अंकेक्षण का उल्लेख साझेदारी संलेख के अंतर्गत होना चाहिए। 11वां पॉइंट है हमारा साझेदारी के समापन की प्रक्रिया हो तो उसके अंतर्गत साझेदारों के नियमों का हो तो, साझेदारी की मृत्यु हो तो, इन सब का साझेदारी की मृत्यु हो जाती है तो उसमें क्या गया, उसका उत्तराधिकार शामिल किया गया, साझेदारी को बंद किया गया, साझेदारी चालू की जा रही है, उसके बारे में इसका क्या होना चाहिए, उल्लेख होना आवश्यक है। ख्याति का मूल्यांकन संबंधी जितनी भी बातें हैं, ख्याति का मूल्यांकन संबंधी उन बातों का उल्लेख होना चाहिए। और साझेदारी समापन की स्थिति में कैसी है, समापन वाली क्रिया क्या है, उसका भी इसके अंतर्गत साझेदारी के अंतर्गत क्या होना चाहिए, उल्लेख होना आवश्यक है। इस प्रकार से साझेदारी के अंतर्गत इन बातों का होना आवश्यक है। एक बार पुनः साझेदारों के नाम और पते पूरे स्पष्ट होने चाहिए। साझेदारी की अवधि निश्चित है, ऐच्छिक है, कैसी है, व्यापार का क्षेत्र कैसा है, इसके बारे में, साझेदार द्वारा पूंजी कितनी है, किस अनुपात में, उसमें ब्याज कितना है, लाभ हानि का अनुपात पूंजी के अनुपात में किया जा रहा है, बराबर किया जा रहा है, योग्यता के अनुसार किया जा रहा है, किसके अनुसार किया जा रहा है, उसका साझेदारी के वेतन के अतिरिक्त कमीशन भी है तो
कमीशन व वेतन, साझेदारों को कितना वेतन दिया जा रहा है, किस अनुपात में दिया जा रहा है, कैसे दिया जा रहा है, उसके बाद उल्लेख होना चाहिए। और वेतन के साथ साथ कमीशन भी दिया जा रहा है तो उसका उल्लेख होना आवश्यक है। निजी आहरण व उस पर ब्याज, निजी प्रयोग के लिए अगर वो पूंजी का उपयोग करता है तो कितना कर रहा है और उस पर ब्याज कितना वसूल किया जा रहा है। साझेदारों के प्रवेश, अवकाश और हटाए जाने वाली शर्तों का उल्लेख होना आवश्यक है। खाता पुस्तकों का अंकेक्षण हो रहा है तो उसका उल्लेख होना आवश्यक है। साझेदारी की मृत्यु हो जाती है तो साझेदारी चालू है या उसका प्रतिनिधित्व है, उसका उत्तरदायित्व उसको शामिल किया जा रहा है। ख्याति का मूल्यांकन होना चाहिए। और लास्ट है साझेदारी के समापन संबंधी क्या क्रियाएं हैं, किस कारण उसका समापन या बंद किया जा रहा है, उन शर्तों को इसके अंतर्गत शामिल करना ही क्या कहलाता है, साझेदारी संलेख। क्वेश्चन आपका ये बनता है कि साझेदारी संलेख कैसे कहते हैं और उनमें किन किन बातों को शामिल किया जाता है, ये क्वेश्चन आपको करना है। धन्यवाद।